हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, यूएस द्वारा वेनेजुएलन ड्रग कार्टेल के अगेंस्ट में लड़ाई जो है छेड़ दी गई है और यूएस ने मल्टीपल वेसल्स को टारगेट किया है जो कि इनके द्वारा एलिज्ड ड्रग कार्टेल के वेसल्स थे। ऑल्दो यूएस का ये क्लेम था, लेकिन वेनेजुएला द्वारा इस चीज़ को थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर है और इवन वेनेजुएलन गवर्नमेंट को भी यहाँ पर यूएस लीडरशिप बीच बीच में थ्रेटन कर देती है। तो वेनेजुएला द्वारा भी बीच बीच में यहाँ पर थोड़ा शो ऑफ फोर्स किया जा रहा है, जहाँ पर वो अपने एयरक्राफ्ट को फ्लाई करा रहे हैं यूएस वेसल्स को या फिर उनके एयरक्राफ्ट को थ्रेटन करने के लिए। और लेटेस्ट इस केस में इन्होंने अपने Su-30s को शोकेस किया है एंटीशिप मिसाइल्स के साथ, क्योंकि अमेरिकन वेसल्स वेनेजुएला के आसपास दिखाई दिए हैं। तो 3 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स जो हैं ये वेनेजुएला के आसपास पहुंच रहे हैं, जिसमें USS ग्रेवली है, USS जेसन डेनहैम है और तीसरा USS सैमसन है। बाकी इनका लिटरल शिप USS मिनियापोलिस पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। तो एक तरीके से यूएस द्वारा वेनेजुएला पे प्रेशर बनाया जा रहा है और इसके रिस्पांस में वेनेजुएला द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया है जहाँ पर इनकी एयरफोर्स अपने Su-30 Mk-2V फाइटर को फ्लाई करा रही है, जिस पर KS-31 मिसाइल लैस है। KS-31 मिसाइल, जैसे कि हम जानते हैं, सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन और एंटी शिप मिसाइल है। इसके दोनों वर्जन एग्जिस्ट करते हैं और ये इंडिया के साथ भी सर्विस में है। तो जैसे कि हमने बताया, KS-31 मिसाइल के 2 वेरिएंट हैं। जो एंटी रेडिएशन वर्जन है उसे KS-31P कहा जाता है और जो एंटी शिप वर्जन है इसे KH-31A कहा जाता है। तो जो एंटी शिप वर्जन है ये सी स्किमिंग करने में सक्षम है और ये मिसाइल रैमजेट इंजन को यूज़ करती है, इसलिए सुपरसोनिक स्पीड को अचीव कर सकती है। तो ये मिसाइल सॉलिड बूस्टर को यूज़ करती है, उसके बाद रैमजेट मोटर एक्टिवेट होती है सुपरसोनिक स्पीड में। यहाँ पर लिक्विड रैमजेट का इस्तेमाल किया जाता है और ये मिसाइल हायर एल्टीट्यूड में मैक 3 के ऊपर फ्लाई कर सकती है। वहीं पर सी स्किमिंग करते समय ये मैक 1.8 की स्पीड को अचीव कर सकती है। तो यहाँ पर रेंज बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन ये मिसाइल फास्ट है, सी स्किमिंग कर सकती है, इसलिए डेंजरस हो जाती है। तो जो ए वर्जन है इसमें आपको मैक्सिमम 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है और ये 94 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करती है। तो डेंजरस मिसाइल है और यूएस द्वारा इनको एज अ सीरियस थ्रेट देखा जाता है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से ये फायर करी जा रही है, जो कि Su-30 Mk-2V है, बेसिकली अगर आप इनको फ्लैंकर फैमिली ट्री में देखेंगे तो ये चाइनीज Su-30 Mk से डिराइव्ड हैं। यहाँ पर उनके मार्क 2 वर्जन में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं वेनेजुएला के हिसाब से और ये डिसेंटली एडवांस है, पर बहुत ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है। तो क्या ये इंडियन Su-30 MKI जितना एडवांस है? तो आंसर होगा नहीं। Su-30 MKI बेसिकली एक डिफरेंट फ्लैंकर फैमिली को बिलोंग करता है और ये क्लास लीडिंग है, जिससे Su-30 SM फाइटर डराइव किए गए हैं और ये सबसे लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा एडवांस Su-30s हैं। फ्लैंकर नहीं कहेंगे क्योंकि सबसे एडवांस Su-35 होगा। तो जो EW कैपेबिलिटी है Su-30 Mk-2V प्लेटफॉर्म की, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है और ये इसलिए यहाँ पर मैटर करती है क्योंकि मिसाइल जो ये कैरी कर रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर के आसपास की है। और अगर आप उसको लॉन्च करने के लिए किसी भी डिस्ट्रॉयर को थ्रेटन कर रहे हैं और उसके 70 किलोमीटर तक जा रहे हैं, तो ये जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि वेनेजुएला के आसपास प्लेस किए जा रहे हैं, ये आर्लेबर्ग क्लास को बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स दी गई हैं ये 70 से लेकर 250 किलोमीटर तक की रेंज पर टारगेट को हिट कर सकती हैं और ये ऐसे सेंसर से लैस हैं कि ये इतने डिस्टेंस पर टारगेट को देख भी सकते हैं और अगर टारगेट Su-30 जैसा है तो उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। और ये हेविली आर्म्ड डिस्ट्रॉयर्स 96 VLS सेल्स के साथ आते हैं और मल्टीपल सरफेस टू एयर मिसाइल्स कैरी करते हैं। तो इनके लेयर्ड एयर डिफेंस से बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और अगर आप इन मिसाइल्स के थ्रू इन डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो ये नियर इम्पॉसिबल टास्क होगा और एक नो रिटर्न मिशन होगा। तो क्या वेनेजुएला इस चीज़ से यूएस डिस्ट्रॉयर्स को इंटिमिडेट कर सकते हैं? कोशिश करी जा सकती है, पर उनको डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी नहीं होगा, खासकर तब जब वहाँ पर मल्टीपल वॉरशिप्स लगे हुए हैं। तो सी स्किमिंग करके अपने डिटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी को आप कम कर सकते हैं, लेकिन जब सेंसर्स यहाँ पर इतने एडवांस हैं और मिसाइल इतनी एडवांस हैं तो इससे बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और खाली 21 के अराउंड यानी कि 21 के अराउंड ही Su-30s वेनेजुएलन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी फ्लीट भी यहाँ पर नहीं है।
तो ये जो पब्लिसिटी स्टंट किया जा रहा है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप यूएस डिस्ट्रॉयर में सबसे बेसिक सरफेस जो मिसाइल की बात करेंगे तो ये SM-1 या फिर SM-2 है या फिर रिम 66 है। तो ये मिसाइल 74 किलोमीटर से 170 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज देती हैं, जो कि लेटेस्ट ER वर्जन के साथ मिलती हैं। उसके बाद SM-2 ER भी यहाँ पर कैरी की जाती है, जहाँ पर मैक्सिमम रेंज 370 किलोमीटर तक पहुँचती है। तो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स फेमस ही इसलिए हैं क्योंकि इनका जो डिफेंस है ये काफ़ी रोबस्ट है और हैंडफुल वेनेजुएलियन एयरक्राफ्ट इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इवन अगर अकेला अमेरिकन डिस्ट्रॉयर होता तो उसके अगेंस्ट में भी पूरे 21 Su-30 Mk2V प्लेटफॉर्म स्ट्रगल करते, क्योंकि यहाँ पर जो मिसाइल है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ यूएस नेवी ने स्पेसिफिकली इस मिसाइल के अगेंस्ट में अपने आप को ट्रेन किया है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, अमेरिका द्वारा खुद ये मिसाइल रशिया से परचेज करी गई थी और इसके टारगेट वेरिएंट्स बनाए गए थे, जिसे MA-31 कहा जाता है, और इनकी कैपेबिलिटी के अगेंस्ट में यूएस नेवी ने स्पेसिफिकली अपने आप को ट्रेन किया है। तो इतने के बाद भी अगर कल को लड़ाई होती है और वेनेजुएला द्वारा इनके किसी एक डिस्ट्रॉयर को टारगेट कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन है उसको देखते हुए ये एक इम्पॉसिबल टास्क लगता है। इसलिए जो दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ हैं ये स्पेसिफिकली काम कर रही हैं लॉन्गर रेंज की एंटीशिप मिसाइल्स पर, ताकि जो डिस्ट्रॉयर्स या फिर दूसरे वेसल्स के सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी रेंज से बाहर रहते हुए आप इन मिसाइल्स को लॉन्च कर पाएँ और ये मिसाइल्स सी स्किमिंग करते हुए टारगेट तक पहुंच पाएँ, ताकि जो पावरफुल रडार सिस्टम डिस्ट्रॉयर्स या फिर जो वेसल टारगेट किया जा रहा है उसमें लगे हुए हैं वो मिसाइल्स को तब तक डिटेक्ट ना कर पाएँ जब तक ये बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। और इसलिए इस केस में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो जाती है। KH-31 भी डेंजरस है क्योंकि वो सुपरसोनिक है और सी स्किमिंग कर सकती है, लेकिन काफ़ी क्लोज आपको जाना पड़ता है टारगेट के पास अगर आप उस मिसाइल को लॉन्च करना चाहते हैं। ब्रह्मोस के केस में ऐसा नहीं है। ब्रह्मोस का जो करंट वर्जन है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के साथ आता है, वो सफिशेंट होगा हर टाइप की यूएस डिस्ट्रॉयर को टारगेट करने के लिए। अगर हम Su-30 MKI का एक पैरेलल ड्रॉ करें वेनेजुएलियन Su-30 Mk2V के अगेंस्ट में, तो इसीलिए हमारे Su-30 MKIs ज़्यादा डेंजरस हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है वो ब्रह्मोस की वजह से डेंजरस हो जाता है। फिर फ्यूचर में आपको ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस मिलेंगी, जिसको यूज़ करते हुए आप स्टैंड ऑफ रेंजेस से ऐसे हैविली प्रोटेक्टेड डिस्ट्रॉयर्स या फिर दूसरे वेसल्स को टारगेट कर पाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वेनेजुएला के लिए ये केस नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।